नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर आज 35वां दिन होगा और जुमे का दिन है, नमाज का दिन है। और सोचिए, अभी 6 देशों ने लगभग तय कर लिया है कि वो इजराइल पर हमला करेंगे। वहीं 12 तारीख को मतलब संडे को गल्फ कंट्री की एक बड़ी बैठक होने वाली है। उसमें कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही है छन छन कर, कि गल्फ कंट्री जो है वो बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उनकी कोशिश है कि इस बार इस तरह के हालात बना दिए जाए। अमेरिका दरअसल इजराइल जो है जो बर्बादी कर रहा है, जो 20 लाख लोगों के घर से जो छत छीन लिया उसने सिर से, जो बच्चे यतीम हो रहे हैं, महिलाएं विधवा हो रही हैं, इन सब के पीछे ये अमेरिका का दम है। तो खबर आ रही है कि जो खाड़ी देश है वो पहली बार फिलिस्तीन के पक्ष में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और उसमें अमेरिका को चेतावनी दी जाएगी कि या तो तुम इजराइल का साथ छोड़ो या फिर अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहो। दरअसल 13 ऐसे बड़े सैनिक अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में और खासकर खाड़ी देशों में, जहां अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, जहां उसके 40,000 सैनिक और 40 से ज्यादा फाइटर प्लेन जो है वो हैं। और उस पर ईरान बाकायदा तैयारी कर चुका है हमले की, उसके पास मिसाइल हैं। इजराइल बाकायदा रूस चाहता है कि उस ठिकाने पर हमले हो, लेकिन इसके लिए उन देशों की परमिशन जरूरी है जहां पर ये ठिकाने हैं। अभी अगर कतर या सऊदी अरबिया या यूएई जहां भी हमला होगा तो माना जाएगा कि उस देश पर हमला हुआ है। इसलिए ईरान इन देशों से राय मशवरा करके एक बैठक कर रहा है। उसने सारी स्थिति से अवगत कराया है। इसी दौरान ईरान की भारत से भी बातचीत हुई। आप सब जानते हैं किस तरह से अमेरिका की ज्यादती पूरी दुनिया को पता है। सोचिए, अमेरिका इससे पहले लगातार एशिया को निशाना बनाता रहा है। पहले वियतनाम में उसने 10 लाख लोग मारे, अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पर हमला किया, लीबिया पर हमला किया और पूरे खाड़ी देशों पर उसका कब्जा था। इसको लेकर जो है मिडिल ईस्ट और मुस्लिम देश जो है वो एक साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन ताजा हालात ये हैं कि अभी लगातार जो यमन है, तुर्की भी हो सकता है कल के बाद हमला करे। तो यमन अभी हमला कर रहा है, लेबनान हमला कर रहा है, ग्राउंड पर हमला कर रहा है। इनके पास अपने फाइटर प्लेन उतने नहीं हैं, लेकिन ग्राउंड पर ही हमला कर रहे हैं। और जैसे जैसे इनको रूस से हथियार मिल रहे हैं जो कि चाइना निर्मित है, नॉर्थ कोरिया निर्मित है, वैसे वैसे हमास और फिलिस्तीनी और मजबूत हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि हूथी जो यमन के लड़ाके हैं, हिजबुल्ला जो लेबनान के लड़ाके हैं, और उसके बाद खुद हमास, और उसके बाद अब जाकर जो है सीरिया इस युद्ध में शामिल हो गया है। और कल जुमे की नमाज के बाद बड़ा फैसला हो सकता है और उसके बाद संडे को 12 तारीख को खाड़ी देशों का बड़ा फैसला हो सकता है। उसमें साफ साफ अमेरिका के पास ऑप्शन रहेगा कि या तो आप इजराइल का साथ छोड़िए या अपने अड्डा समेट लीजिए खाड़ी देशों से। अमेरिका कभी भी खाड़ी देशों से अपना अड्डा खत्म नहीं करेगा, क्योंकि तेल पर वर्चस्व है उसका और वो चीन और रूस से तभी आगे रहेगा जब उसके साथ खाड़ी देश एसोसिएट करे। तो सोचिए, इसको मुस्लिम देशों को समझना पड़ेगा आपको। सोचिए, भारत पाकिस्तान में पिछले 70-75 सालों से कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन कभी भी कोई मुस्लिम देश, खाड़ी देश जो है वो भारत के खिलाफ नहीं गया, न यूनाइटेड नेशंस में न पब्लिकली। भले अमेरिका पाकिस्तान के साथ रहा, लेकिन खाड़ी देश नहीं गया, क्योंकि सारे खाड़ी देशों को पता है कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करता है, आतंकवाद की घुसपैठ कराता है और भारत अपनी सुरक्षा करता है। भारत की कभी विस्तारवादी नीति नहीं रही, जो बंटवारा हो गया उसको भारत ने मान लिया। लेकिन अब रह रहकर पाकिस्तान हमले करता है। तो ग्लोबली भी और खाड़ी देशों ने कभी धर्म की वजह से पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। और खाड़ी देशों से भारत के शानदार रिश्ते रहे हैं, जानदार रिश्ते रहे हैं। भारत के लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, वहां से जो पैसे कमाते हैं उससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भरता है। जो लोग अमेरिका यूरोप जाते हैं वहां सुख सुविधाएं हैं, वहां वो बस जाते हैं, वहीं के हो जाते हैं। यहां तक कि भारत की संपत्ति भी वहां ले जाते हैं। माल्या को देखिए, भारत की संपत्ति ले गया। नीरव मोदी को देखिए, भारत की संपत्ति ले गया। मेहुल चौकसी को देखिए, भारत की संपत्ति ले गया। संदेशरा को देखिए, भारत की संपत्ति ले गया। लेकिन जो लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं वो भारत की संपत्ति ले नहीं जाते हैं, भारत को अमीर बनाते हैं। और इसीलिए खाड़ी देशों से भारत का सीधा फायदा है। वहीं खाड़ी देश भारत को निर्यात नहीं करते हैं, भारत निर्यात करता है। तो भारत का बड़ा कारोबार है। तो इस लिहाज से भारत का बहुत नपातुला कदम है और वो मिडिल पाथ पर चल रहा है। न इजराइल के, न फिलिस्तीन के खिलाफ है, न इजराइल के साथ है। और इस वजह से ये स्थिति बन रही है।
तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि अब जाकर इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और लगभग दुनिया ने मान लिया। सोचिए, 75 सालों से इजराइल ये बताता आ रहा था, उसके पास मीडिया था, CNN, BBC, यूरोप की मीडिया थी, अमेरिका की मीडिया थी, पूरी दुनिया को वो ये कन्विंस कर चुका था, ये वो झूठ फैला चुका था कि फिलिस्तीन एक आतंकी देश है, हमास एक आतंकी संगठन है, और दुनिया मानने भी लगी थी। लेकिन सोचिए मीडिया ने क्या कर दिया है। अब पूरे कतर का जो मीडिया है, अल जजीरा, जो अरबी में भी है, अंग्रेजी में भी है, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया अब अल जजीरा को देखता है। उसके बाद अब सोशल मीडिया भी है, ट्विटर है, फेसबुक है, उस पर खबरें आने लगी और ये साफ हो गया कि युद्ध आतंकवाद के बहाने दरअसल इजराइल हमेशा से फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा था और वो फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए आज दुनिया का कोई भी देश इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। आज एक अमेरिका खड़ा था, उसको भी अपना कारोबार, अपनी चिंता सता रही है और वो धीरे धीरे फिलिस्तीन इजराइल से अपने आप को अलग कर रहा है। वहीं सोचिए बेंजामिन नेतन्याहू पर जो इस तरह से दबाव बन रहे हैं, सोचिए किस तरह से 20 से 25 लाख लोगों को सरेआम बेघर कर दिया गया, बच्चे यतीम कर दिए गए, पूरे गाजा पट्टी फिलिस्तीन को सपाट कर दिया गया, मतलब उसको कूड़े के ढेर में बदल दिया गया। दुनिया के वो सारे नियम जो युद्ध के लिए बने थे वो तोड़ दिया गया। 120 देशों ने शांति की अपील की, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ इजराइल पर। इजराइल ने किसी युद्ध को नहीं माना, इजराइल ने किसी युद्ध नियम को नहीं माना, 120 देशों के रिक्वेस्ट को नहीं माना, 70 से ज्यादा यूनाइटेड नेशंस के लोग मारे गए, उसके बाद भी उसकी हेकरी देखिए। दरअसल इजराइल की सारी पोल पट्टी खुल गई है, उसके विस्तारवादी जो रवैया है उसकी पोल खुल गई है, उसके जो कब्जा की नीति थी उसकी पोल खुल गई है और दुनिया ने देखा कि कैसे वो अमानवीय देश है जो बच्चों को, मासूमों को, महिलाओं को मार रहा है। और वही हमास अब और मजबूत हो गया। सोचिए, जो हमास मुश्किल से 1 लाख के आसपास था वो अब 10 से 15 लाख हो गया है, क्योंकि सारे फिलिस्तीन के लोग जिनके घर खत्म हो गए हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, जिनके बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई, बुजुर्ग मारे गए, जो भी युवा बचा है वो सीधे सीधे अब हमास में शामिल हो रहा है और अब उसको हथियारों की भी सप्लाई की कमी नहीं है। इससे पहले कभी हमास के साथ रूस खड़ा नहीं था, फिलिस्तीन के साथ रूस नहीं खड़ा था, चीन नहीं खड़ा था, नॉर्थ कोरिया नहीं खड़ा था और खाड़ी देश नहीं खड़ा था। इसलिए पूरी दुनिया अब फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और इसका भुगतान अब इजराइल को करना पड़ेगा। और बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर साफ पता चल गया कि आतंकवाद के बहाने वो अपनी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार इजराइल में कमजोर पड़ रहा था, देश उसके खिलाफ खड़ा हो रहा था, उसके नागरिक खिलाफ खड़े हो रहे थे और उसने इसलिए अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे देश को उसने युद्ध में धकेल दिया। तो सोचिए इस तरह के हालात हैं। और सोचिए भारत में दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा मुस्लिम आबादी देश है, उसके बाद भी मैं फिर कह रहा हूं दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां धरना प्रदर्शन नहीं चला। फ्रांस जो पहले उसके साथ था इजराइल का, अलग हो गया है, इंग्लैंड जो उसके साथ था, जर्मनी जो उसके साथ था, आज कोई भी देश किसी भी कीमत पर खड़ा नहीं होना चाहता है इजराइल के साथ। जो उसने वो अमानवीयता की है, जो उसने युद्ध नियमों को उल्लंघन किया है। और सोचिए अमेरिका के दम पर वो कूद रहा था, उसके पास कुछ भी अपना नहीं था। तो इजराइल की पूरी तरह से पोल पट्टी खुल चुकी है और दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे विनाशक युद्ध इसे माना जा रहा है। सोचिए यूक्रेन में रूस लड़ रहा था, यूक्रेन कमजोर था लेकिन रूस ने कुछ नियम माने थे, अब रूस को भी बदला लेने का मौका मिल गया। तो इस युद्ध में जहां एशिया से अमेरिका, 2 चीजें होंगी इस युद्ध में। इजराइल को अब पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ न्याय करना पड़ेगा, उसकी जमीनें लौटानी पड़ेंगी और अमेरिका का एशिया से पैर उखड़ जाएगा। अब शायद उसे जगह, सर रखने के लिए जगह ना मिले, क्योंकि पूरा का पूरा खाड़ी देश अमेरिका के खिलाफ है, उसको वो सैनिक अड्डे के खिलाफ है। तो इस युद्ध में सोचिए कई बार क्या होता है कि आप जब अपना ज्यादा फायदा सोचने लगते हैं ना तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाता है। यही चीज इजराइल के साथ हो रहा है और इजराइल पूरी तरह से घिर गया है। और 2 बड़े अपडेट है। कल जुमे के बाद हो सकता है कि तुर्की इस हमले में शामिल हो, सीरिया शामिल हो चुका है, लेबनान शामिल हो चुका है। आपको बता दें कि ईरान पहले ही हमले कर रहा है, हमले में शामिल हो चुका है। तो 6 देश तो ऑलरेडी इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं और नमाज के बाद कुछ बड़ा फैसला होगा। और 12 संडे को 12 तारीख को लगभग दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि खाड़ी देश क्या करने वाले हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत ही वॉर एकदम अपने पोजीशन पर पहुंच रहा है
और इसकी बड़ी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। और इसी वजह से अब 80 लाख इजरायली जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो चुके हैं। एक हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड करवा दिया, सोचिए, और दूसरा विश्व युद्ध के कगार पर दुनिया को धकेल दिया था इस बेंजामिन नेतन्याहू ने। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, और सोचिए वो भारत को लालच दे रहा है कि हम भारतीयों को नौकरी देंगे। सोचिए, जब भारत ने शुरुआत में समर्थन किया था तो उसका राजदूत ने कहा था, इजराइल के राजदूत ने भारत में, कि हमको मदद की जरूरत नहीं है, हम बहुत सक्षम हैं, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। और अब वो रोज विनती कर रहा है, हेकरी निकल गई है उसकी। मैं फिर कह रहा हूं, अन्याय का अंत होता है, अत्याचार का अंत होता है। और इजराइल के अब गिने चुने दिन रह गए हैं और पूरा का पूरा खाड़ी देश मिडिल ईस्ट। और सोचिए, इजराइल के चारों तरफ जो देश हैं वो सब के सब मुस्लिम कंट्री हैं और चारों तरफ से इजराइल घिरा। और जैसे अमेरिका का सर से हाथ हटा, इजराइल दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा, सब कुछ के लिए मोहताज हो जाएगा। इसके लिए एकमात्र शख्स जिम्मेदार है बेंजामिन नेतन्याहू, जिसने अपनी सत्ता के लालच में देश को युद्ध में धकेल दिया। लोग कह रहे हैं कि हमास की पूरी रणनीति उसी की बनाई हुई थी, उसी ने कुछ इजरायलियों को बंधक बनवाया ताकि उसकी सत्ता बची रहे और लोग उसको वोट करें राष्ट्रवाद के नाम पर। तो सबसे बड़ा अपडेट है, 6 देश लगातार अब इजराइल पर हमला कर रहे हैं और सबसे ज्यादा इजरायली सैनिकों का नुकसान हो रहा है। 5000 से ज्यादा बंधक बनाए जा चुके हैं और जो भी ग्राउंड पर बिल्कुल इजराइल कमजोर है उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं। और जैसे ही मिसाइल हाथ लगने लगे हैं हिजबुल्लाह को, हूथी को, तो उसके बाद उसकी स्थिति और खराब हो गई है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट था इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।